हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और ये यूपीएससी एसे राइटिंग की हमारी सेकंड सेशन है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के एसे में या किसी भी एसे राइटिंग में। ये देखिए, स्पेसिफिकली यूपीएससी के एसे में राइटिंग में ही ये स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता है, बल्कि आप कहीं पे भी एसे लिख रहे हैं तो ऐसे ही स्ट्रक्चर में एसे लिखना पड़ता है। ये एक लॉजिकल वे है, लॉजिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि देखिए, स्ट्रक्चर कोई भी चीज़ का, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई सिटी हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके स्ट्रक्चर से ही उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी का पता चलता है। और इसीलिए ऐसे जो हम लोग लिखते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे कहीं भी हो, तो उसमें स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्योंकि उसी से एक ऐसे प्रॉपर दिखता है, उसका फ्लो मेंटेन रहता है और पढ़ने वाले को उसमें इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए इससे आपका जो लिखते हैं आप लोग, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एग्जामिनर जब इससे पढ़ेगा तो वो इंटरेस्ट उसमें लेगा या नहीं लेगा, वो आपने किस स्ट्रक्चर में कैसे अपने हिस्से को स्ट्रक्चर में दिया है, प्रेजेंट किया है, इस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें। ठीक है, तो अगर हम लोग यूपीएससी में या कहीं पे भी एसए के स्ट्रक्चर की बात करें, तो एसए का स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए। तो देखिए, एसे के स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। और जब एसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे, फिर बॉडी में जो हमारी थीसिस है, जो भी हमारी पूरी सब्जेक्ट मैटर की जानकारी है, उससे रिलेटेड एविडेंसेस हैं, रीजंस हैं, डेटा है, वो सारी चीज़ें हम लोग कंपाइल करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने एसे के बॉडी में। उसके बाद लास्टली हम लोग कंक्लूजन में क्या हमारा इससे निष्कर्ष निकला पूरे एसे से, पूरी जो डिबेट है उससे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि ऐसे एक डिबेट टाइप ऑफ थिंग होती है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे थीसिस देते हैं किसी भी एक मुद्दे पर, एक टॉपिक पर, और उसके बाद एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पर लास्ट में मेंशन होता है कि हमने जो पूरी डिस्कशन की उसका क्या निष्कर्ष निकला, और क्या यहाँ पर उसके साथ साथ हम लोग और भी अगर कोई एक्शन लेना है, कोई स्टेप्स लेने हैं, कोई वहाँ पर उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोई चीज़, अगर कोई प्रोग्राम एंड पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। लेकिन क्या हम लोग जब एसे लिखने के लिए शुरुआत करते हैं तो इसी सीक्वेंस में हम लोग एसे का पूरा सब्जेक्ट मैटर तैयार करते हैं? तो ऐसा नहीं है। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग जो होती है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग एसे कंपाइल करते हैं, एसे का सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट करने के बाद, जब आप लोग एग्जाम में टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ हमें इस टॉपिक पर एसे लिखना है, तो उसके बाद उसके जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसके रीजंस हैं, एविडेंसेस हैं, R1 R2 अगर हम लोग ले लें कि रीज़न इतने सारे हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, और इसके थ्रू हम लोग अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे पूरी डिबेट में। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो कंपाइलेशन करने का पार्ट आपका ये होता है कि आप लोग रीज़न सोचते हैं बैठ के, और उसके बाद वहाँ पर पूरा ऐसे कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन का जो सीक्वेंस होता है एसे का, वो लिखने के सीक्वेंस के हिसाब से मैच नहीं करता है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप लोग एसे कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एसे का बॉडी कंपाइल करना पड़ता है। सबसे पहले बॉडी कंपाइल करेंगे और उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन कंपाइल करते हैं, और इसको अभी हम लोग आगे के स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ये सीक्वेंस हमारा कंपाइलेशन का होता है। और लास्टली जो है सो हम लोग थर्ड में यहाँ पर अपना कंक्लूजन कंपाइल करते हैं कि कंक्लूजन में हमें क्या लिखना होगा और किस तरह से वहाँ पर हमें अपना एसे एंड करना होगा, ख़त्म करना होगा।
तो ये सारी चीज़ें इस सीक्वेंस में चलती है जब कंपाइल कर रहे होते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो ये सीक्वेंस होता है। तो ये तो हो गई हमारी सीक्वेंस की बात की, एसे का स्ट्रक्चर का सीक्वेंस लिखने का अलग होता है, और जब हम लोग कंपाइल कर रहे होते हैं, एसे के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो उसका सीक्वेंस होता है ये जब हम लोग बॉडी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बॉडी से जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये कंपाइलेशन का सीक्वेंस देखते हैं, कंपाइलेशन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बॉडी से, तो ये सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हम लोग। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थ्रू डायग्राम। ठीक है, थ्रू डायग्राम का मतलब क्या है कि आपने जो भी एसे का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टॉपिक आप लोग एक लिख लीजिए और एक साइक्लिक चार्ट बनाइए अपना, उसमें जो भी रीजन आपको लग रहे हैं कि उससे रिलेटेड है, लॉजिकल है, वो रीजन 1 रीजन 2 ऐसे आप अपना लिखते जाइए। ठीक है, और जब आपने रीजन्स सारे यहाँ पर कंपाइल कर लिए, आपने रीजन्स सोच लिए कि ये सारे रीजन्स, ये सारी थीसिस हमें अपने एसे में इनकॉर्पोरेट करनी, अपने एसे में लिखना है, और जब रीजन आपने सोच लिया तो उसके साथ वहाँ पर उसके एविडेंसेस भी वहीं पर साथ में लिखते जाइए। तो रीजंस के साथ एविडेंसेस आपके प्रॉपर वहाँ पर हैं या नहीं है, वो एग्जैक्टली आपको वहीं पता चल जाएगा। और जहाँ पर भी आपको लगे कि रीजंस हैं बट एविडेंसेस आपके नहीं हैं उतने, तो वहाँ पर आप उस रीज़न को नेगेट करके चलिए, उसके बारे में ज़्यादा लिखिए मत, क्योंकि इससे में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको अपने थीसिस को सपोर्ट करना पड़ेगा एविडेंसेस के साथ, डेटा के साथ। तो अगर वहाँ पर आप इस चीज़ में लैग कर रहे हैं तो उस रीजन को मेंशन ही मत कीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि आप जितने रीजन्स जान रहे हैं फोर्सफुली उसी को डिटेल में लिखकर और सही एविडेंसेस के साथ सपोर्ट करके आप एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर एसे लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ऐसी कोई भी हवाबाजी नहीं करनी है कि हमने रीज़न तो दे दिया बट उसके सपोर्ट में हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, आइडियाज़ नहीं है और डेटा नहीं है। तो ये डायग्राम के थ्रू जो है आप लोगों को सोचना है कि ये हम लोग कैसे करेंगे। अब जब आपका डायग्राम यहाँ पर रेडी हो गया कि हमारा ये रीजन है, तब यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप आता है कि इसको एक सीक्वेंस में आपको लॉजिकल सीक्वेंस में इस चीज को अरेंज करना है, ये सारे रीजन को अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि आपका जो पहला रीजन हो वहां से मुद्दे की शुरुआत होती हो और जो उसके बाद है वो उसके नेक्स्ट आता हो, उसके नेक्स्ट आता हो और आखिरी मुद्दा जो है, आखिरी रीजन जो है वो ऐसी जगह पर हो कि वहां पर मुद्दा खत्म होता हो, उस टॉपिक से रिलेटेड वो चीजें लगभग फाइनल स्टेज में आती हो। तो एक फ्लो बना रहेगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टोरी टेलिंग की तरह कि स्टोरी को एक लॉजिकल एंड देना होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठाकर बातें कर रहे हो और पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहते हो, तो ये गलती नहीं करनी है। और इसके लिए क्या होगा कि आपने जो भी रीजन मान लिए कि आपने सीक्वेंस बनाना चालू किया तो आपको लग रहा है कि लॉजिकल वे में अगर देखें तो रीजन 4 जो हमने लिखा था वो सबसे पहले लिखेंगे तो बेहतर एक फ्लो बनेगा इससे का। उसके बाद हमने देखा कि चलिए इसके बाद रीजन 1 आना चाहिए, फिर रीजन 3 आना चाहिए, फिर रीजन 5 आना चाहिए और लास्टली रीजन 2 आना चाहिए इसके सपोर्टिंग एविडेंसेस के साथ। तो ये एक बड़ा लॉजिकल सीक्वेंस बनेगा इससे लिखने का। तो ये काम हमें अपने आइडियाज़ को कंपाइल करने के बाद, जितने रीजन्स हम लोग बना रहे हैं वो लिखने के बाद सीक्वेंस तैयार कर लेना है। और सीक्वेंस तैयार करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपने पेन के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपका साइक्लिक चार्ट बन गया, आपने सीक्वेंस बना लिया। उसके बाद आइडियाज़ प्लस एविडेंसेस आपने लॉजिकल वे में सारा रेडी कर लिया कि हमें इस आइडिया के साथ ये एविडेंस प्रेजेंट करना। ये आपका रफ वर्क हो गया बॉडी का, ठीक है। अब रफ वर्क में जब भी आप करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए किया है ब्रेनस्टॉर्म विथ पेन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट सोच तो लेते हैं, सोचते समय उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बस लिखने समय क्या होता है कि वो चुपचाप बैठ जाते हैं, बहुत बार सोचने लगते हैं कि उस समय मैं कुछ तो सोच रहा था, अटक जाती है सिस्टम।
तो वो सिस्टम अटके नहीं, इसी के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है पेन के साथ। पेन के साथ लेकर आप जब भी सोचेंगे, जो भी आइडिया निकला आपके दिमाग से, आपने तुरंत उसको पेपर पे उतार लिया, लिख लिया, तो क्या होगा कि उस चीज के लिए आपकी मेमोरी खाली हो जाएगी, यानी कि आपका दिमाग उस चीज से फ्री हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा रैम स्पेस रहेगा दिमाग में, ताकि आप ज़्यादा बेहतर सोच सकें दूसरे मुद्दे के लिए। और इसीलिए जो आपके दिमाग में है वो आपको पेन के साथ सोचते समय कॉपी पे, पेपर पे उतार लेना है, ताकि उस चीज़ से आप फ्री हो जाएं कि हाँ ये तो लिख लिया, तो भूलने की बात ही नहीं है, इस पे हमें दिमाग पे जोर डालना नहीं है, ये अब लिखते समय हमें रेफर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉडी को कंपाइल करते समय यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आप बॉडी कंपाइल करेंगे तो आपके साथ पेन और पेपर, मतलब कि जब पेन और पेपर तो एग्जाम में रहता ही है, कॉपी आपको मिलेगी, रफ वर्क प्रॉपरली करना है। 1-2 पेज में आपको इससे पहले रफ वर्क में करना है और बाद में उसे लिखना चालू करना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर आता है इंट्रोडक्शन का, बॉडी के बाद, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा। तो ये हम लोग सेकंड में प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है हमें, क्या कि यहाँ पे जब सेकंड में प्रिपेयर करेंगे तो इसमें जितने भी आपने रीजन्स वहाँ पर R1, R2, R3 जो हमने देखा वो आपने लिखे हैं, कंपाइल किए हैं, वो सारे यहाँ पर उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपको बॉडी में डिस्कस करना है, उसे शॉर्ट में मेंशन कर देना है कि ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण कि ये चीज़ें होती है और ऐसा चीज़ होता है। वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में अगर बात कर ले फॉरेस्ट फायर की, तो उसमें मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ क्लाइमेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप लॉजिकल वे में रीज़न में लिखेंगे। तो अगर फॉरेस्ट फायर का हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे कि देयर इज increasing evidences, increasing incidences of the forest fire nowadays because of this, वो लॉजिकल सीक्वेंस में यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे। और वहाँ पर फॉरेस्ट फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उसकी एक ग्लिम्प्स, एक पासिंग रेफरेंस, झलक एक दिखला देंगे कि आप कंक्लूजन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, देखिए ये चीज़ें लिखने के लिए बहुत, कहने के लिए आसान होती है, लिखने में बहुत टफ होता है, क्योंकि ये एक आर्ट है, एक स्किल है, और इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। और बहुत सारे जो कोचिंग होते हैं, बहुत सारे जो टीचर होते हैं, वो रटा रटा या ज्ञान टाइप 10-12 हिस्से दे देते हैं। तो उसमें क्या होती है कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है, आपका जो अपना स्किल डेवलपमेंट होता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो कभी भी रटे रटाए हिस्से के पीछे नहीं भागना है। कंटेंट आपके पास ऑलरेडी, आपको उसको इस्तेमाल करना सीखना है। अगर आप वो चीज़ सीख जाएंगे तो कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि जीएस आपने पढ़ रखा है, ऑप्शनल आपने पढ़ रखा है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स आपकी क्लियर हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में कंटेंट की आपके पास कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना उसके लिए। तो ये स्किल डेवलप करना बेहतर है कि आप उस इंफॉर्मेशन को जो ऑलरेडी आपके साथ एग्जिस्टेंट है, आपके पास है, उसे आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, और वो आएगी प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस ऐसे ही करना कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो सीखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, जो कि आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो कैसे सीखना है, फिर उसे पेपर पे कैसे अपने आप को उतारना है कि आप एकदम ऐसा लिखें कि लगे कि आप सामने बैठकर बात कर रहे हैं रीडर से। तो ये चीज़ देखनी है। तो ये जो ग्लिम्प्स हम लोग देंगे, एक झलक देंगे कंक्लूजन की, इसका फायदा यहाँ पर क्या है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई कंक्लूजन तो लास्ट में आता है, तो इंट्रोडक्शन में क्यों मेंशन करें। सोचने वाली बात है, तो आगे मैं डिस्कस करूंगा। बाकी यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके बहुत सारे लोग, आप लोग जो सोच रहे होंगे कि उसका क्या कारण है, तो अपना व्यू नीचे कमेंट में दें, ताकि फिर मैं उस पर आप लोगों को आगे के वीडियो में डिस्कस कर सकूं। क्योंकि देखिए, वैलिड ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। आपका ओपिनियन क्या कहता है वो जानूंगा, उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। आपके बहुत सारी जानकारी ऐसी होगी जो शायद मेरे पास भी ना हो, तो वो मैं खुद आगे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ये चीज़ें बढ़िया रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्लिम्प्स जो झलक है कंक्लूजन का दिखाने का, उसका फ़ायदा यहाँ पर ये है कि जो आपका रीडर है ना,
इसे पता रहेगा कि वो पहुंचने वाला कहाँ है, उसको अपना एक डायरेक्शन पता रहेगा कि इस पूरे एसे को पढ़ने के बाद लास्टली क्या कंक्लूजन निकलेगा, कैसा एंड होगा और क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है। और ये एक्सपेक्टेशंस उसकी दो जगह से आएगी, एक तो आपका जो झलक आपने दिखलाया कंक्लूजन का, और मेजर कि थ्रू आउट एसे पढ़ते समय उसे क्या क्या देखने को मिलेगा। ये काइंड ऑफ देखिए टूरिस्ट वर्क है, ठीक है। जैसे आपको टूरिस्ट ले जाता है ना घुमाने के लिए, टूर एजेंट, तो टूरिस्ट को जब ले जाता है तो वो पहले एक चार्ट देता है, उसमें मेंशन रहते हैं कि ये जगह घुमाएंगे, ये जगह घुमाएंगे, ये जगह घुमाएंगे, लेकिन उसकी डिटेल नहीं रहती है ब्रोशर में। तो डिटेल जो है ना, रीडर एक टूरिस्ट है, आपने ब्रोशर दे दिया, इंट्रोडक्शन में रीजन दे दिया और फाइनली उसकी ट्रिप कहाँ खत्म होगी ये बता दिया, लेकिन उसकी जर्नी पूरी कैसे कवर होगी, बॉडी के थ्रू होगी और उसको ब्रोशर के थ्रू यानी कि आपके रीजन यानी कि इंट्रोडक्शन के थ्रू ये चीजें पता रहेगी कि वो पूरी बॉडी के थ्रू यानी कि पूरा बॉडी जब एसे का पढ़ेगा तो उसमें वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो किस किस चीजों को देखेगा एक टूरिस्ट की तरह, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है कि आपने रीजंस जो है छोटे छोटे में अपने मेंशन कर दिए और एक ग्लिम्प्स दे दिया, एक वहाँ पर झलक दिखला दी कंक्लूजन की कि आपका इससे यानी कि आपकी ट्रिप एंड कहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन इससे में, और जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि आपने पासिंग रेफरेंस तो एसे का दे दिया था इंट्रोडक्शन में ही, अब यहाँ पर उससे क्या करना है, इलैबोरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ इलेबोरेटली आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये सारा चीज कंक्लूजन ये निकलता है इस पूरे डिबेट का, पूरे डिस्कशन का, और उसके साथ साथ कुछ आपके दिमाग में सजेशन हो कि ये सारे सिचुएशन को कैसे बेहतर करना, और कुछ हो नहीं रखना पड़ेगा, और वो सम एक्शन कुछ एक्शन वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसमें ये सारे एक्शन लिए जा सकते हैं जिससे कि फॉरेस्ट फायर कम होगा या वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा या गवर्नेंस बेहतर होगी। तो वहाँ पर कुछ कुछ एक्शन आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये तो कंटेंट की बात हो गई कि क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि आपके एसे का फीचर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन का फीचर कैसा होना चाहिए। तो एसे का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे बड़ा फीचर ये है कि वो रीडर को ये चीज बताता है कि वो इस एसे से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या उस एसे को पढ़ने के बाद उसको जानकारी मिलेगी, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, किस तरह का डिस्कशन होगा उस एसे के अंदर। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रीडर को ये चीज बताएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट जगाना ना इंट्रोडक्शन का काम है। किसी भी पिक्चर को देखने का इंटरेस्ट आपको कैसे जागता है, जो उसकी टीजर आती है, जो उसका एडवर्टीजमेंट आता है छोटा सा, जो भी 1-2 मिनट 30 सेकंड 5 मिनट जो भी है, जिस साइज का जिसको रिलीज करना है, तो उसको देख के क्या होता है कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है उस पिक्चर के बारे में, उस फिल्म के, उस मूवी के बारे में, जिससे कि आपकी इंटरेस्ट जागती है कि इसमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ये चीज़ें हम इस मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से उनकी क्यूरोसिटी जागती है कि वो मूवी देखें या नहीं, जागेगी नहीं देखें, तो वो डिपेंड करता है टीजर बनाने वाले पे। तो यहाँ पर यही चीज़ है आपके एसे के साथ कि एसे में जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे वही बताएगा रीडर को कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, और वही एसे इंटरेस्ट जगाएगा रीडर में, और इंटरेस्ट जागेगा तो ही एसे ध्यान से रीडर पढ़ेगा, और एग्जामिनर जब ध्यान से एसे को पढ़ेंगे तो सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। उनकी क्यूरोसिटी वहीं पर जनरेट हो जानी चाहिए एसे के इंट्रोडक्शन में ही कि हमें ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, और उनका इंटरेस्ट जागेगा, उनकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी, वो डिटेल में एसे को पढ़ेंगे और तभी जाकर आपको वो बेहतर मार्क्स देंगे।
अदरवाइज अगर इंट्रोडक्शन ही ऐसा डल सा रहा, वहीं पर इंटरेस्ट अगर ख़त्म हो गया तो वो जस्ट पन्ने पलटेंगे और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, और जहाँ ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटेंगे, और जहाँ वो छूटे, बढ़िया से रीजन्स, बढ़िया से एविडेंसेस छूटे, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसीलिए इंट्रोडक्शन को बढ़िया से कंपाइल करना और वहीं पर रीडर का इंटरेस्ट जगाना, उसमें क्यूरोसिटी जगाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आतुरता जब तक नहीं जगेगी तब तक रीडर बढ़िया से, पढ़ने वाला बढ़िया से ऐसे को पढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद क्या यहाँ पर है कि आपको अटेंशन सीख करना, अटेंशन ग्रैब कर लेना है रीडर का वहीं पर। इंटरेस्ट जगाने के लिए मतलब क्या है कि अटेंशन उसका ग्रैब करना पड़ेगा, और अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या है कि जो आपने रीजंस लिखे हैं उसकी हेडिंग्स जो है ना, मतलब उसके जो शॉर्ट फॉर्म है, जो उसका पासिंग रेफरेंस है और जो कंक्लूजन का ग्लिम्प्स है, वो इस तरह से आपको लिखना है कि वहाँ पर उसका अटेंशन आप ग्रैब कर लीजिए, उसका अटेंशन सीख कीजिए रीडर का। रीडर वहाँ पर आपके ऐसे को पढ़ने के लिए क्यूरियस हो जाए, उसका अटेंशन वहाँ पर आपको पकड़ना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन का क्या मेजर ये है, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक स्टेज सेटअप करता है, एक प्लेटफॉर्म बनाता है जिस पर कि पूरा एक रंगमंच के मंच की तरह उसको तैयार करता है कि उसमें आगे क्या क्या दिखने वाला है। तो ये चीज़ काम है इंट्रोडक्शन का। तो यही बात हो गई, ये अटेंशन सीख करने वाली और क्यूरोसिटी जगाने वाली, और पूरा एक प्लेटफॉर्म, रीजंस जो मेंशन रहेंगे सारे, उससे एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा कि आगे एक के बाद एक क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो ये स्टेज सेटअप होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या होता है कि रीडर को आपके थीसिस में लीड करता है, यानी कि वो आपके थीसिस के हिसाब से पढ़ने के लिए क्यूरोसिटी जगाता है रीडर के अंदर। एक थीसिस का पूरा जो है ना कि किस सीक्वेंस में थीसिस आएगी और मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ कंक्लूजन के थ्रू, वो चीज़ें ये यहीं पर क्यूरोसिटी जाग जाती कि अच्छा ये इन चीज़ों के बारे में बात करेगा, और फाइनली ये चीज़ इसका कंक्लूजन निकलेगा जो हम लोग जहाँ पर ग्लिम्प्स देंगे वहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन जो करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू दे देंगे इंट्रोडक्शन में। तो थीसिस के थ्रू कहाँ पर पहुँचने वाला है रीडर, ये चीज़ें उसको पहले से पता होगी, तो एक लाइन, रास्ता, एक डायरेक्शन पता होगा रीडर को कि मैं किस तरह से जाने वाला हूँ, किस तरफ से पहुँचने वाला हूँ। और ये चीज़ें फिर क्यूरोसिटी जनरेट करती है और एक लॉजिकल सीक्वेंस पहले से ही रीडर के माइंड में बन जाता है कि इन चीज़ों के बेसिस पर ये चीज़ प्रूव होने वाली है कंक्लूजन में, तो चलो पढ़कर देखते हैं ये प्रूव करेगा कैसे, हाउ ही इज गोइंग टू डू दैट। तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या है इंट्रोडक्शन का काम कि अपने सारे रंग, जैसे मोर है ना, अपने सारी झलकी पंख की एक बार दिखाता है, तो वैसे ही इंट्रोडक्शन मोर के पंख की तरह कि आपने सारी झलक जो एक झटके में दिखाई है इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सारे रंगों का बखान होगा। तो ये चीज़ काम है इंट्रोडक्शन का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर्स है इंट्रोडक्शन का। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है कि आपके पास जब आप इससे लिख रहे हैं तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए। अब बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी के थ्रू आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है, ये चीज़ें एस्टैब्लिश करनी है, रीडर को ये चीज़ बताना है कि मैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानता हूँ, डिटेल में जानता हूँ, इस चीज़ों को समझता हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जो भी टॉपिक के बारे में मैं इससे लिख रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में मुझे अच्छे से जानकारी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। और यहाँ पर जो भी रीजंस आपने लिखे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है सपोर्ट के साथ। और सपोर्ट आप किस चीज़ का लेंगे, डेटा का, एविडेंसेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो रिपोर्ट रिलीज होती हैं उसको कोट करके, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो रिलीज होती हैं उसको कोट करके, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए रिपोर्ट्स को कोट करके। तो इन सब चीज़ों के थ्रू
आप जो है अपने एविडेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे, एविडेंसेस के साथ अपने रीजंस को एक्सप्लेन करेंगे, पूरी डिटेल में उन सब चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे एक लॉजिकल और रैशनल वे में, ठीक है, तर्क संगत तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो पॉइंट्स हैं राइटर के वो इस्टेब्लिश करना होगा, राइटर को प्रूव करना होगा, ठीक है, कि राइटर जो कहना चाहता है वो सही तरीके से उस चीज़ को प्रूव करे बॉडी में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर फोर्सफुली आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तभी आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसीलिए टॉपिक सेलेक्ट करते समय ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ऐसे लिखते समय पेपर में, कि आप सही टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके बारे में आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजंस हैं, एविडेंसेस हैं, आइडियाज़ हैं, थीसिस हैं। तो उस हिसाब से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी में ये गलती कर बैठते हैं ना कि उनका सोचना होता है कि अगर मैं सोशल इशूज से रिलेटेड टॉपिक पे ऐसे लिखूं तो मुझे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इशूज लिखूं तो वो ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स आपको ज़्यादा आएंगे किस चीज़ पे? आपको मार्क्स इस चीज़ पे ज़्यादा आएंगे कि आपने ऐसे लिखा कैसे, किस चीज़ पे लिखा है, डजेंट मैटर एट ऑल। उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है सोचने की कि आप किस टॉपिक पे लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। आप ऐसे कैसे लिखेंगे मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं, ना कि आप क्या पे लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर ये होता है कि आप जो पॉइंट लिख रहे हैं, आप जो कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हैं, उसको आप बढ़िया से फोर्सफुली वहाँ पर एक्सप्लेन करें, वो पॉइंट इस्टेब्लिश करें कि हाँ ये मैं सही कह रहा हूँ और इन इन चीज़ों के बेसिस पे सही कह रहा हूँ। ये चीज़ आपकी एस्से में बॉडी में साफ नज़र आनी चाहिए। और आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि बस बोल दिया तो बोल दिया। वो लॉजिकल और रैशनल होने चाहिए, एविडेंसेस के साथ वहाँ पर प्रूव होने चाहिए, सही तरीके से एक्सप्लेन होने चाहिए, सेल्फ एक्सप्लानेटरी होने चाहिए। यानी कि वो जो थीसिस आप लिख रहे हैं उसके एविडेंसेस, उसके थीसिस, उसके आइडियाज, उसके रीजंस, वो पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन न रहे पढ़ने वाले के मन में। तो ये चीज़ें ध्यान देखना है। और लॉजिकल और रैशनल पॉइंट लिखने हैं, हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है कि रीडर को आपको परस्यू करना है कि वो कंक्लूजन के साथ इत्तेफाक रखे, कंक्लूजन उसको सही लगे। और वो परस्यू आप कैसे करेंगे, उस चीज़ों के लिए आप उसको कैसे मनाएंगे, कैसे एग्री करेंगे। तो इसके लिए यही चीज़ है कि लॉजिकल और रैशनल वे में अपने पॉइंट्स को आप प्रूव कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट्स को एविडेंसेस के साथ, तभी वो है आपके पॉइंट से एग्री करेगा और आपके कंक्लूजन को मानेगा कि ये कंक्लूजन सही है। अदरवाइज वो आपके साथ नहीं एग्री करेगा। और एग्जामिनर अगर आपके कंक्लूजन के साथ एग्री नहीं कर रहा है तो यानी कि आप इससे लिखने में फेल हो गए। और फेल हो गए तो मतलब क्या है, आपकी मार्क्स एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगी। तो ये चीज़ें देखना है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि एस्से लिखते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि एक ही पैराग्राफ में 2-3-4 पॉइंट लिख देते हैं, 2-3-4 तरह की रीजंस, थीसिस लिख देते हैं, सही से एक्सप्लेन नहीं होती, सही से एविडेंसेस नहीं होते हैं, सही से उसको वो लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कभी भी देखिए, आप एक पॉइंट को 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट को एक पैराग्राफ में नहीं लिख सकते। हमेशा क्या है, एक पैराग्राफ में आपके एस्से में कभी भी जो आपको डील करनी है वो एक ही पॉइंट को डील करनी है, नॉट मोर देन 1 पॉइंट। इस चीज पर एकदम ध्यान देना है कि नॉट मोर देन 1 आइडिया इन 1 पैराग्राफ। खिचड़ी नहीं पकानी है भैया, है ना, कि एकदम एक ही थाली में दाल सब्जी अचार ये वो, जैसे वो होता है ना बुफे का, शादी के बुफे की थाली, कि दाल बह के उधर पनीर में मिक्स हो रही है, पनीर उधर से फ्लो मार के चावल के नीचे से पार हो रहा है।
पूड़ियों की हलवे बने हुए हैं, पापड़ तो अपने क्रिस्पीनेस खो चुका। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। प्रॉपर वहां पर सजा कर लिखना, एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट को डील करना है। अगर पैराग्राफ लंबा जा रहा है या फिर उस पॉइंट को आप दो पार्ट में बाइफरकेट करके दो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, सब पॉइंट्स बनाकर, तो आप दो पैराग्राफ कर दीजिए। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी है कि एक ही पैराग्राफ में 3-4 पॉइंट घुसेड़ दिए। कभी भी एक पैराग्राफ में एक पॉइंट से ज़्यादा बिल्कुल भी डील नहीं करना है। ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बनाकर आप लोगों को रखना है। और इससे लिखना इस तरह से है कि जैसे आपका रीडर आपके सामने बैठा हो और आप उसको खुद समझा रहे हैं, खुद उससे बातें कर रहे हो कि नहीं भाई देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके पीछे ये कारण है, ये इसका इतना डेटा, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट कम है, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इतना इंक्लूजन परसेंट है, ये है। ये सारी चीज़ें इस तरह से लिखनी है जैसे कि आप खुद रीडर से बात कर रहे हो और रीडर आपके सामने बैठा हो, एकदम फोर्सफुल तरीके से, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीके से, ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना लगे। तो जब भी देखिए आप रीडर आपके सामने बैठा होता है, अगर रीडर बैठा नहीं है, कोई बात कर रहे हैं आप किसी से, आपके सामने आप डिस्कशन कर रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपने कुछ पॉइंट रखे उसके सामने, उसने कुछ क्वेश्चन उसके दिमाग में आए, पूछ लिया आपसे, क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं कि उसका जवाब देते हैं। फिर उसके बाद कोई ऐसी टॉपिक होती है जिसमें कि फिर से उसको कोई एक पॉइंट होता है जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो फिर से पूछेगा, फिर से जवाब दोगे। तो लिखना इस तरह से है ना कि आपके दिमाग में लिखते समय ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जानी चाहिए कि इस पॉइंट पे इन चीज़ों पे वहाँ पर रीडर को कंफ्यूजन हो सकता है, और वो चीज़ें आपको वहाँ पर क्लैरिफाई कर देनी है, डिटेल में लिख देना है, तभी जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि पैराग्राफ की बात करते हैं। तो पैराग्राफ में तो सबसे पहले हमने देख लिया कि एक पैराग्राफ में आप लोगों को हमेशा एक ही पॉइंट लिखना है, एक से ज़्यादा पॉइंट आप लोगों को पैराग्राफ में कभी डील करनी है नहीं। नेक्स्ट चीज क्या है कि पैराग्राफ की कंपोजिशन, पैराग्राफ का कंपाइलेशन अब कैसा हो। पैराग्राफ भी तो ऐसा नहीं है कि छोटू सा होता है 2 लाइन का, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे लाइन लिखने हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है कि आप लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक ध्यान देनी है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। ये 2 फैक्टर्स क्या करेंगे, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिड्यूस करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कम करेंगे। तीसरी चीज़, इससे क्या फ़ायदा होगा कि रीडर के मन में कन्फ्यूज़न कम आएगा। अब कॉमा लगा लगा के अगर आप बहुत सारी चीज़ लिख देंगे तो रीडर के साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पर उसको मेंटल स्ट्रेस आएगा कि शुरू कहाँ से किया था, क्या बोल रहा था, ये समझने की कोशिश करेगा। और जहाँ सामने वाले को आप तकलीफ दीजिएगा, सामने वाला आपको तकलीफ देगा, और उसके पास आपको तकलीफ देने का एक ही उपाय है जो कि आपके साथ जीवन भर रह सकता है, आपके नंबर काट लेगा। आप उसको एक बार तकलीफ दोगे, वो आपको जीवन भर का दर्द दे देगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। इसके लिए शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, पैराग्राफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, मिस्टेक्स और कंफ्यूजन रिड्यूस होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होंगे और कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्या है कि जो पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है पैराग्राफ का, वो उस पैराग्राफ में आप किस टॉपिक को डील करने वाले हैं, क्या रीजन है, क्या आइडिया है उस पैराग्राफ में जो आप डील करने वाले हैं, उसका रिलेटेड सेंटेंस होगा। यानी कि अपने थीसिस को आपको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे अपने ये ऐसे को आपने इंट्रोड्यूस किया एक पैराग्राफ में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के थ्रू में, पहले पैराग्राफ के थ्रू, वैसे ही हर पैराग्राफ को आपको इंट्रोड्यूस करना है पहले सेंटेंस से। और पहला सेंटेंस जो होगा वो आपके थीसिस को एस्टैब्लिश करेगा, थीसिस को इंट्रोड्यूस करेगा कि मैं अब इस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये चीजें होंगी। लेकिन क्या है कि पहले पैराग्राफ के बाद जब भी आप अगला पैराग्राफ लिखेंगे तो वहां पर क्या है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि लास्ट लाइन जो होती है पैराग्राफ की, उसको ऐसे एंड करना है कि वो अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करे, और फर्स्ट लाइन जो होगी अगले पैराग्राफ की, ठीक है, वो भी कनेक्ट करनी चाहिए प्रीवियस पैराग्राफ से, उसके पहले के पैराग्राफ से।
तो यहाँ पर ऐसा इस कैसे होगा, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें अगर इकोनॉमिक से रिलेटेड आपने ऐसे लिख रखा है वुमेन एम्पावरमेंट इकोनॉमिक इंक्लूजन की, तो अगर आपने लिख लिया पहले पैराग्राफ में कि उनकी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो कितनी है, नेक्स्ट आपने शुरू कहाँ से कर दिया कि इकोनॉमिक फ्रीडम क्यों नहीं है, ठीक है, तो उनका इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सिस्टम में भागीदारी कम है, ठीक है, उनके अपने सेल्फ ऑपरेटेड इंडिविजुअल अकाउंट्स कम है। तो वो अगला लाइन यहाँ पर क्या है कि आपने एंड किया कैसे कि उनकी इंक्लूजन कम है। अब क्या करेंगे अगले लाइन, अगले पैराग्राफ में जब आप लाइन शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे कि वहाँ पर इनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो वो अपने हैं वहाँ पर अकाउंट जो है कम है, उसमें भागीदारी कम है, उनका इंडिविजुअली ऑपरेटेड अकाउंट कम है, तो क्या होगी एक प्रॉपर कनेक्टिविटी वहाँ पर एस्टैब्लिश होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है। अब क्या है कि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, ठीक है, ये व्यू पॉइंट कैसे आपको डेवलप करना है ना रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ में, ये चीज़ें ध्यान देनी है कि आपने थीसिस तो इंट्रोड्यूस कर दिया, उसे पिछले पैराग्राफ से कनेक्ट भी कर लिया, लेकिन जो व्यू पॉइंट आपने फर्स्ट सेंटेंस में दिया उसे आपको आगे डेवलप करना। और डेवलप आप कैसे करेंगे, एविडेंसेस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, डेटा के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली डेवलप करनी है और इस तरीके से डेवलप करनी है पैराग्राफ में पूरे कि वो पैराग्राफ का लास्ट लाइन एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे कि आगे हमको ये करना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, पहले पैराग्राफ में हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सिस्टम में उनका पार्टिसिपेशन कम है, भागीदारी कम है, उनके अपने बैंक खाते नहीं है, इंडिविजुअली वो उसमें अपने हिसाब से पैसे निकाल या डाल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। तो ये तो बता दिया कि वो चीज़ नहीं है। अगले पैराग्राफ में हम लोग ये क्या डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से कम हो रही है, कम क्यों है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड वहाँ पर सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है इसीलिए वुमेन को नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ फिर अगले पैराग्राफ में हम लोग एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो पुरुष प्रधान सोसाइटी में क्या हो रहा है कि लोग बाहर ज़्यादा जो काम करने जाते हैं वो मेल मेंबर्स जाते हैं, पैसे वो अर्न करते हैं, तो डिसीजन भी वही लेते हैं। और वो अगली चीज जो है सो वुमेन एम्प्लॉयमेंट से हम लोग रिलेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी पैराग्राफ की कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि जितने भी सेंटेंसेस होंगे पैराग्राफ के, वो सारे सेंटेंसेस उस पैराग्राफ में हम लोग जो थीसिस डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड होने चाहिए, उससे इधर उधर नहीं भागने चाहिए। तो जो भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे वो आपका जो रीजन है, आपकी जो थीसिस है उस पैराग्राफ के लिए, उसी के सपोर्ट में होने चाहिए, ना कि आप कुछ भी वहां पर लिखते जाएं, कुछ भी बोलने लगे। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले पैराग्राफ में एम्प्लॉयमेंट की चीजें नहीं वहां पर ये कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में विमेन एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है तो नॉन एम्प्लॉयमेंट के कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट का पैराग्राफ पूरा सेपरेट रहेगा, उसके रिलेटेड एक भी सेंटेंस इकोनॉमिक इंक्लूजन वाले पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं नजर आना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में आपको एक जजमेंट पे पहुंचना है, एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन पे पहुंचना है, ठीक है। और जो जजमेंट या जस्टिफिकेशन है या जो समिंग अप ऑफ एसे है कि इन सारे डिबेट या डिस्कशन से हम लोग क्या अपना नजरिया रखते हैं, किस तरह के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये चीज आपको मेंशन करनी है कंक्लूजन में, ठीक है। और कंक्लूजन का एक जो हमने कहा था कि पासिंग रेफरेंस, एक ग्लिम्प्स, ठीक है, आप लोगों को पहले ही दे देना है इंट्रोडक्शन में। अब वो जो इंट्रोडक्शन में आपने ग्लिम्प्स दिया था, वहां पर एक झलक दिखलाई थी कंक्लूजन कहाँ पर हमारा पहुंचने वाला, उसी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेना है और उसी को डिटेल्ड में यहाँ पर कंक्लूजन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि
इंट्रोडक्शन से ही पता है रीडर को कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या इस चीज़ का निष्कर्ष निकलने वाला है, ओवरऑल ये मुद्दा कहाँ पहुँचेगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। अब उसी को यहाँ पर हमने डिटेल में इलेबोरेट कर लिया, पूरे विस्तार से बता दिया, तो वहाँ पर रीडर को ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ, इन्होंने जो इंट्रोडक्शन में बात की थी, जो उस रीजन उसके साथ जोड़े थे इन्होंने, और जो कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं उसकी जो झलक दिखलाई थी, राइटर ने क्या किया कि उसे रीजन के थ्रू हर एक पैराग्राफ में थीसिस डिस्कस करके उसके एविडेंसेस लिखकर, सारा कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस लगाकर ये कंक्लूजन पे पहुंचे और प्रॉपर ऐसे सारा कुछ बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तब जाकर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका कंक्लूजन रहेगा ना, ये आपके एसे का एसेंस यहाँ पर बताए। ठीक है, कि ओवरऑल कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, कहना क्या चाहते थे, और आपने उस चीज को सही तरीके से प्रेजेंट किया, अपने सारे मुद्दों को रीजन के थ्रू, एविडेंसेस के थ्रू, थीसिस के थ्रू सपोर्ट करके क्लियरली ये चीज एस्टेब्लिश किया कि हाँ, ये मैं कहना चाहता था, ये एसे का एसेंस है, ये प्रॉपरली वहाँ पर एक्सप्रेस होना चाहिए और एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते समय कुछ कुछ पॉइंट उनके ध्यान में आने लगते हैं कि ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और फाइनली क्या करेंगे वो कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जब आप कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं तब आपके दिमाग में कुछ पॉइंट आ जाए, तो आ गए उसको भूल जाइए। अब ये नहीं करना है ना कि कोई फ्रेश एविडेंस या फैक्ट या कोई नई थीसिस वहाँ पर आपको कंक्लूजन में जोड़ देनी है कि चलो चलते चलते ये भी लिख देते हैं, वैसे नहीं है। आपको प्रॉपर क्लोजर देना है, प्रॉपरली तरीके से ख़त्म करना है ऐसे को, और ख़त्म करने वाला पॉइंट है आपका कंक्लूजन। वहाँ पर कोई नई चीज़ की शुरुआत नहीं कर देनी है। और आपको ऐसे ख़त्म कैसे करना है कि क्विक एकदम एक छोटा सा रैप अप, लास्ट लाइन आपने लिखा कंक्लूजन में और वहाँ से धीरे से आप एग्जिट कर गए। ठीक है, या कोई ऐसा मेमोरेबल स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, जो कि थिंकर को, जो रीडर है उसको एक ब्रेन स्ट्रोमिंग करने पर, सोचने पर मजबूर करे, उस चीज़ पर और डिटेल में सोचना चाहे वो कि ये चीज़ें हम लोग और भी कर सकते थे। ठीक है, थॉटफुल ट्विस्ट देकर आपने ऐसे को ख़त्म कर दिया। या फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बढ़िया सा वहाँ पर कोट लिख देते हैं। ठीक है, तो कोट की पूरी लिस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और वेबसाइट पे भी आप लोग जाकर नीचे लिंक से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। बहुत सारे मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। धीरे धीरे मटेरियल जो है, फ्री का मटेरियल और पेड मटेरियल, बहुत सारी तरह की चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होती रहेंगी। धीरे धीरे कंटेंट बढ़ता ही जाएगा, तो ये शुरुआत हम लोग वहाँ से करेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स जेपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से फाउंडेशन कोर्स की, वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्सेज में दोनों जगह पे कहीं पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम की कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज में हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेपीएससी का, प्री कम मेंस एकदम फाइनल सिलेक्शन तक यहाँ पर हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ तक जब आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होने वाले हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।